दोस्तों, हम सभी के पास किसी न किसी कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, बट बहुत कम लोगों को उनके पास जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नितिन घड़गे, मैं फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं और आज इस वीडियो में मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस चूज करते वक्त आपको कौन कौन से क्राइटेरिया सेट करने हैं ये आज बताने वाला हूं। हम सभी के माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो। मुझे एग्जैक्टली कितना टर्म इंश्योरेंस का ज़रूरत है, मुझे टर्म कितने साल तक लेना है, ऐसे काफ़ी सारे सवाल आपके माइंड में ऑलवेज आते रहेंगे। दोस्तों, इन सब सवालों का आज मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। माइंड मैपिंग थ्रू मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस चूज करते वक्त आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं ये बताऊंगा। सबसे पहले जो चीज आती है लाइफ इंश्योरेंस में वो है आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन से टाइप के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल है। आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे, सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो है आपको लाइफ इंश्योरेंस कौन कौन से टाइप के है ये चीज पहले अंडरस्टैंड करनी है। जैसे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल है और ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको जो प्रीमियम है वो बहुत कम आता है और आप हायर सम एश्योर्ड बाय कर सकते हो। इस टर्म इंश्योरेंस में आपको चीपेस्ट प्रीमियम में बहुत सारा इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। सेकेंड जो पॉलिसी आती है वो एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी एक ट्रेडिशनल पॉलिसी होता है, यहाँ पे प्रीमियम भी हायर साइड पे होता है और उसके साथ जो कवरेज आप लेते हो वो प्रीमियम हायर साइड होने के वजह से आप कवरेज भी कम लेते हो। देन थर्ड जो पॉलिसी आती है वो है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी में आपको हर 4 साल 5 साल में कुछ ना कुछ आपको रेगुलर बेसिस पे पैसा मनी बैक होता है। ये मनी बैक करीबन आपका जो भी सम एश्योर्ड है उस सम एश्योर्ड का 2% का अमाउंट रहता है जो आपको हर 4-5 साल में मिलता है। देन उसके बाद होल लाइफ पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल है जो आपको आपका एज 100 ईयर होने तक कवर करता है। अगेन ये कॉस्टलीस्ट प्रीमियम वाला पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी लेते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली अगर आपको सम एश्योर्ड ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे आपको जो प्रीमियम आप पे करोगे वो हायर साइड पे चला जा सकता है। मेरे हिसाब से आपको होल लाइफ पॉलिसी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि 100 ईयर्स तक आप अगर जिंदा भी रहते हो फिर भी जो आप इंश्योरेंस आज लेते हो उस इंश्योरेंस का वैल्यू 100 ईयर्स तक एक्चुअली सही मायने में वो बहुत कम हो जाएगा। सो आपको होल लाइफ पॉलिसी अवॉइड करनी है। देन उसके बाद एक यूनिट लिंक पॉलिसी आती है। इस यूनिट लिंक पॉलिसीज में आप मार्केट लिंक भी उसको कहते हैं, ये पैसा आप इक्विटी में और डेट एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर पाते हो। मल्टीपल फंड्स आपको अवेलेबल रहते हैं, यहाँ पे 4, 5, 6, 7 फंड्स भी रहते हैं जहाँ पे इक्विटी में भी अलग अलग पोर्टफोलियोज रहते हैं। देन आपको डेट में भी अलग अलग पोर्टफोलियो यहाँ पे अवेलेबल है। अकॉर्डिंगली आपका जो भी रिस्क एपेटाइट है, जहाँ पे आप कितना इक्विटी में रखना है, इक्विटी में कितना रिस्क लेना है, डेट में आपको कितना रिस्क लेना है, उस हिसाब से आपको फंड सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस का भी प्रोविजन होता है, देन आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो दोनों चीज़ें आपको मिक्स होती है। बट आई थिंक आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर सम एश्योर्ड ज़्यादा चाहिए तो आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये दोनों चीज़ों को अलग करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने पहला जो पॉइंट था वो देखा कि आपको कितने टाइप के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पर्पस के लिए लोगे वो पर्पस सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। देन सेकेंड चीज़ आती है लाइफ इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए। अगर आपके ऊपर फैमिली फाइनेंशियली डिपेंड है, आप मेजर ब्रेड अर्नर हो, आपका इकलौता इनकम घर में आ रहा है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड अगर अर्निंग मेंबर है तो हस्बैंड को
लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वाइफ भी जॉब करती है तो वाइफ को भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी आपके बाद फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है वो फुलफिल होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स डिपेंड है तो भी आप उसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। और ये लाइफ इंश्योरेंस अगर वाइफ के केस में देखा जाएगा तो आपने कुछ लायबिलिटीज लिए है, पर्सनल लोन, कार लोन, तो आपके बाद खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ होता है तो आपके बाद वो लायबिलिटीज का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। देन आपकी वाइफ का इनकम प्रोविजन भी आपको करना है। अगर वो हाउस वाइफ है तो उनका इनकम प्रोविजन वहाँ से 40-50 साल का उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में उनका इनकम प्रोविजन करना आपका प्रायोरिटी है। देन आपके बच्चे हैं, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का मैरिज, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी। अगर आपके ऊपर पेरेंट्स फाइनेंशियली डिपेंड है तो पेरेंट्स का मेडिकल एक्सपेंस का टेक केयर करना, या पेरेंट्स अगर पेंशनर नहीं है, उनका इनकम सोर्स नहीं है, तो उनका इनकम का प्रोविजन भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें ध्यान में अगर रखते हो तो आपको एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस चूज करने में बहुत हेल्प होता है। नंबर 3, ये लाइफ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, ये भी सारा कंफ्यूजन लोगों के माइंड में है। बट उसके लिए मैं एक थंब रूल आपको सेट करूंगा। जो भी आपका सालाना इनकम है उस सालाना इनकम का 15 से 20 गुना आपका लाइफ इंश्योरेंस कवरेज होना बहुत ज़रूरी है। से फॉर एग्जांपल 10 लाख आपका साल का इनकम है तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज आपके पास होना चाहिए। देन कौन सा लेना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उसका टर्म कितना होना है ये आपको पता होना चाहिए। आइडियली ये टर्म आपका जो भी एज है 60-65 जो आपका एज है उतने एज के लिए ही आपको इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहिए। मान लीजिए आपका एज 35 है, 40 है, तो आपका एज 60 ईयर्स से लेके 65 मैक्सिमम उतने एज के लिए आपको ये टर्म लेना चाहिए। ये 60-65 एज तक लेने का रीजन ऐसा है कि अप्रोक्सीमेटली 60-65 के एज में आपके जो डिपेंडेंट है उनका अर्निंग स्टार्ट होता है। जैसे आपका बच्चों का एजुकेशन हुआ रहता है, उनका एज 30-35 आप 65 के होने के बाद होता है, तो 30-35 एज में उनका अर्निंग स्टार्ट होता है। सो आपको जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को मैक्सिमम 65 ईयर्स तक आपको टर्म लेना है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है वो 85-90 ईयर्स के लिए टर्म लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको इतने बड़े टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपके बाद वो टर्म क्लेम करना भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने 1 CR का टर्म पॉलिसी अभी लिया है, आपका एज 35 है और यहाँ से आपने जो टर्म लिया है वो आपका एज 85 तक कवर करना है, तो इंटायर ये 45-50 ईयर्स तक आपका जो 1 करोड़ का जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगा। और ये वैल्यू क्लेम करने के लिए आपकी फैमिली 50 ईयर्स के बाद उस इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी नहीं जाएगी ये कंफ्यूजन रहेगा। ऐसे काफ़ी सारे अनक्लेम्ड अमाउंट इंश्योरेंस कंपनीज के पास है जो क्लेम नहीं हुए। नंबर 5, कौन सी पॉलिसी आपके लिए सूटेबल है। जहाँ तक आपको इंश्योरेंस का जो सही मायना है वो है आपके बाद आपके फैमिली की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उस फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनकी जो कॉस्ट देखोगे, जैसे बच्चों का एजुकेशन, अगर आज आपको कुछ होता है तो आपके बच्चों के एजुकेशन हायर स्टडीज़ के लिए मे बी 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, मैरिज के लिए 20-25 लाख लग सकते हैं। तो ऐसे मामले में आपको जो इंश्योरेंस कवरेज है वो बहुत बड़ा लेना चाहिए, और जितना आप यंग एज में इंश्योरेंस कवरेज आपका बढ़ाओगे उतना आपके लिए सही है। अगर आपको इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाना है तो आपके लिए टर्म पॉलिसी ही सूटेबल है। एक प्योर टर्म पॉलिसी आपको हायर सम एश्योर्ड भी देता है, लेस प्रीमियम में ये हायर सम एश्योर्ड मिलता है, और काफ़ी सारे लोग होल लाइफ पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं
मनी बैक पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं और एक बड़ा प्रीमियम टैक्स सेविंग के पर्पस के लिए उन पॉलिसीज में वो इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, अगर मान लीजिए आप 35 इयर्स के हैं, आपने 1 करोड़ का टर्म पॉलिसी लिया है, यहाँ पे आपको 20 से 25 हजार साल का जो आएगा प्रीमियम वो आप टर्म पॉलिसी में भरिए, ना कि आपने कोई मनी बैक पॉलिसी या होल लाइफ में 1 लाख या 1.5 लाख रुपीस प्रीमियम पे किया है इंटायर 20-25 साल के टर्म के लिए। यहाँ पे 25,000 में आपको 1 CR का टर्म पॉलिसी मिल रहा है, जहां पे आप 1.5 लाख या 1 लाख प्रीमियम पे करके आपको मिनिमम कवरेज मिलेगा। जो ऊपर का आप प्रीमियम पे करते हो वो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 6, जो टर्म पॉलिसी आप लोगे, जो आप प्योर टर्म पॉलिसी लोगे, उसमें आपको राइडर भी ऐड करने बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा आपको 2 राइडर। ये 2 राइडर में से पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। ये राइडर अगर आप पार्शियली डिसेबिलिटी आपको आता है तो आपका इनकम का प्रोविजन करता है। अगर एक्सीडेंटल कुछ आपका बोन ब्रोक होता है तो आपको डॉक्टर ने सलाह दी कि आपको 6 महीना बेड रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे सिचुएशन में ये राइडर आपको हेल्प करेगा। देन परमानेंट डिसेबिलिटी आती है तो इंटायर जो सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड आपका टेक केयर करेगा परमानेंट डिसेबिलिटी में। मतलब आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवरेज लिया है एक्सीडेंटल पॉलिसी में, तो आपका इंटायर 1 करोड़ आपका जो मिलेगा, परमानेंट डिसेबिलिटी आती है तो वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। देन सेकेंड राइडर आपको ऐड करना है क्रिटिकल इलनेस राइडर। यहाँ पे जो मेजर क्रिटिकल इलनेस है, जैसे हार्ट अटैक होने के वजह से आपको बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी करने की ज़रूरत हो सकती है, या कैंसर है, किडनी फेलियर, ब्रेन हैमरेज, सो ऐसे जो क्रिटिकल इलनेस है जहाँ पे डेथ के चांसेस ज़्यादा है, ये क्रिटिकल इलनेस अगर डायग्नोज भी होते हैं तो इंटायर जो आपने सम एश्योर्ड लिया है, मान लीजिए आपने 10 लाख या 20 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर उसमें ऐड किया है और डॉक्टर ने आपको ओपन हार्ट सर्जरी का एडवाइस दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका डायग्नोज प्रॉपर है तो कंपनी आपको इंटायर 10 to 20 लाख जो भी सम एश्योर्ड आपने बाय किया है वो आपको मिल जाता है। और आपका अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो हेल्थ इंश्योरेंस में जो आपको सर्जरी और जो भी कॉस्ट है आपका, वो भी आपका कवर होता है। तो एक अच्छा खासा क्रिटिकल इलनेस राइडर भी आपको टर्म पॉलिसी में दोस्तों ऐड करना बहुत ज़रूरी है। 7 पॉइंट है डिस्क्लोज करना है। जो भी आप टर्म पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, जो सारी चीज़ें आपकी है वो आपको डिस्क्लोज करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जिस्टिंग कोई आपको इलनेसेस है, वो इलनेस आपको डिस्क्लोज करना है, या एग्जिस्टिंग आपका कुछ सर्जरी हुआ है, वो सर्जरी भी आपको डिस्क्लोज करना है, या और स्मोकिंग का आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप डिस्क्लोज करते हो तो आपका जब भी क्लेम आता है तो ये क्लेम इजीली आप सेटल कर सकते हो। अर्ली क्लेम जो भी आते हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इंश्योरेंस कंपनी बहुत स्ट्रांग करती है। ऐसे सिचुएशन में आपको ये सारी चीज़ें जो भी है आपको डिस्क्लोज करनी बहुत ज़रूरी है जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो। नंबर 8 पॉइंट रहेगा विच प्लान शुड आई बाय। आपको कौन सा प्लान खरीदना है और ये प्लान खरीदते वक्त आपको कंपनी कैसे सिलेक्ट करनी है, ये क्या क्राइटेरिया हो सकता है कंपनी सिलेक्शन के लिए। तो पहला क्राइटेरिया है क्लेम सेटलमेंट। आपको चेक करना है जिस कंपनी का आप जो टर्म पॉलिसी लेते हो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट कितना है, आपको चेक करना है। आई थिंक एटलीस्ट 95% से ऊपर जो क्लेम सेटलमेंट है वो अच्छी कंपनी है, इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर जो कंपनी का आप टर्म पॉलिसी लेते हो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट 95% से ऊपर है। देन सेकेंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका क्लेम सेटलमेंट अमाउंट भी आपको चेक करना है जिस कंपनी का आप लेते हो। ये क्लेम सेटलमेंट अमाउंट क्यों चेक करना है, मान लीजिए 100 लोगों का क्लेम आया है और ये 100 लोगों का जो क्लेम है वो करीबन, उसमें से छोटे जो क्लेम है वो छोटे क्लेम करीबन 95% क्लेम सेटल हुए और वो सारे छोटे क्लेम है, और जो 5% क्लेम है उसका जो अमाउंट है वो 95% जो क्लेम सेटल किए उससे ज़्यादा अमाउंट है।
ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि कंपनी छोटे क्लेम ज़्यादा सेटल कर रही है, बड़े क्लेम जो आ रहे हैं वो कंपनी रिजेक्ट कर रही है। तो क्लेम सेटलमेंट अमाउंट भी आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट पॉइंट जो है वो है ये पॉलिसी आपको कहाँ से लेनी है। आइडियली मैं एडवाइस करूँगा, काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अगर आप टेक सेवी हो और आपका इंश्योरेंस प्लानिंग आप खुद कर रहे हो तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, किसी भी अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप ये ऑनलाइन पॉलिसी ले सकते हो। जैसे पॉलिसी बाजार में आप पॉलिसी वहाँ से लोगे तो मे बी वहाँ पे एजेंट का जो कमीशन है वो कमीशन बच जाएगा, तो वो एक आपको एडवांटेज होगा। बट लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज ऐसा रहेगा, अगर आपके पास कोई अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर है और आपके फैमिली का ये इंश्योरेंस का प्रोविजन आपके जाने के बाद कैसे करना है वो उसके पास प्लान है, तो मैं एडवाइस करूंगा एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर उसके पास से ये टर्म पॉलिसी ले सकते हो, ताकि जो भी पैसा आएगा वो पैसे को जो प्रॉपर प्लानिंग करना है, जो भी आपके बाद आपके बच्चों का फ्यूचर है, उस फ्यूचर के लिए, कौन से फ्यूचर के लिए कितना पैसा रखना है, वो कहाँ पे रखना है, देन उसके बाद आपके फैमिली का, आपके वाइफ का, स्पाउस का इनकम का प्रोविजन कैसे करना है, ये प्लानर, ये एडवाइजर ही सही मायने में आपको बता सकता है। सो अकॉर्डिंगली आपका जो भी नीड एनालिसिस आप करते हो उस हिसाब से जो आप कंफर्टेबल हो वो हिसाब से आपको टर्म पॉलिसी लेनी बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में आपने देखा कि एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग नॉलेज के वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में आएंगे और आपका नॉलेज आपका इंक्रीज करेंगे। और उसके साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आने वाले दिनों में ऐसे ही कुछ वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।